Hello everyone, welcome to my channel Tanuja Bio Studies. Today we will talk about the mutation theory of evolution. सारी थियोरीज पढ़ने के बाद अब इस थ्योरी के बारे में बात करते हैं हम. ये थ्योरी किसने दी थी? दिस इज गिवन बाय ह्यूगो डी विरेज इन 1901. ठीक है, इसने इस थ्योरी को अपनी एक बुक में दिया था. दैट बुक नेम वाज द म्यूटेशन थ्योरी. ठीक है, बुक का नाम ही यही था, म्यूटेशन थ्योरी. ओके, जैसे कि डार्विन ने बताया था कि जो इवोल्यूशन हुआ था वो कैसा है, स्लो एंड कंटिन्यूस प्रोसेस है जो बहुत लंबे टाइम के बाद जाकर एक न्यू स्पीशीज़ को जनरेट करता है. इवोल्यूशन का मतलब भी क्या है, एक नई स्पीशीज़ बनना. बट उसने बोला इट इज़ अ स्लो एंड स्टीडी प्रोसेस. जबकि ह्यूगो डे विरेज ने क्या बोला, इसका जस्ट ऑपोजिट बोला. उसने बोला कि जो इवोल्यूशन होता है इट इज़ अ discontinuous process. It is not a continuous, it is discontinuous process as well as it is the jerky process. ठीक है, मतलब कि सडन अचानक कुछ चेंजेस हो गए किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर और उसकी वजह से एक नया स्पीशीज़ बन गया. बट ये जो चीज़ है ये डिसकंटिन्यूस होती है, ऐसे कंटिन्यूसली नहीं रहता है. कभी भी कुछ भी सडनली अचानक से कुछ चेंजेस हो जाते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर. दैट सडन चेंज, जो ये सडन चेंज होता है, इसको उसने बताया दिस इज ड्यू टू म्यूटेशन. ठीक है, म्यूटेशन इज अ प्रोसेस जिसमें क्या होता है, जेनेटिक्स में, जीन इंफॉर्मेशन में सडन चेंज हो जाता है. तो उसने बोला कि म्यूटेशन इज द रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन, कि म्यूटेशन की वजह से ही एवोल्यूशन होता है. ठीक है, इसकी वजह से क्या होती है, एक न्यू स्पीशीज बनती है. फाइन, दिस न्यू स्पीशीज ही कॉल्ड इट एज द एलिमेंट्री स्पीशीज. क्या बोला इसने इसको, एलिमेंट्री स्पीशीज. समझ में आया? देखो, डिसकंटिन्यूस होता है एवोल्यूशन, जर्की होता है मतलब कि सडन अचानक से कुछ चेंज आ गया किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जो किसकी वजह से आया, म्यूटेशन की वजह से आया. दैट्स व्हाई ही कॉल्ड म्यूटेशन एज द रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन. और उसकी वजह से एक न्यू स्पीशीज जनरेट होती है. दिस न्यू स्पीशीज इज कॉल्ड एज द एलिमेंट्री स्पीशीज. ठीक है, यानी कि उसने बोला कि ये जो म्यूटेशन होता है ये यहाँ पर 3 टाइप का रहता है. दैट इज दी वन, इट मे बी यूजफुल, कि अगर वो म्यूटेशन हुआ मे बी वो उस ऑर्गेनिजम्स के लिए यूजफुल हो. एक ऐसा भी हो सकता है जो यूजलेस हो, कि उसका कोई फायदा ही नहीं हो रहा है. एंड द थर्ड वन इज दी हार्मफुल, कि म्यूटेशन ऐसा भी हो सकता है जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म को हार्म पहुंच रहा है. ठीक है, 3 टाइप के म्यूटेशन हो रहे हैं. नाउ द नेचर है, नेचर सेलेक्ट्स द टाइप ऑफ म्यूटेशन जिसको कैरी ओवर करना है. मतलब कि ऑब्वियसली नेचर जो यूजफुल म्यूटेशन वाले ऑर्गेनिजम्स है उनको और चांस देगी सर्वाइव करने का, और वो आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे अपना जो भी म्यूटेशन हुआ उसको अपनी नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन करेंगे. यूजलेस का भी इट्स जस्ट साइलेंट मोड पे रहता है. बट हार्मफुल जो म्यूटेशन होगा वो आगे सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि वो हार्मफुल ही है तो ऑर्गेनिज्म ही डाई हो जाएगा. दैट्स वाई वो आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएगा. सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड कि नेचर म्यूटेशन को आगे कैरी फॉरवर्ड करने में सेलेक्ट करती है. ठीक है, ये जो म्यूटेशन होते हैं दे अकर इन दी जेनेटिक्स लेवल. ठीक है, मतलब जीन में होते हैं. फाइन, जेनेटिकली होते हैं. दैट्स वाई दीज म्यूटेशन आर कॉल्ड दी इनहेरिटेबल म्यूटेशन. ठीक है, ये म्यूटेशन क्या होंगे, ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में या एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन हो सकते हैं. समझ में आया? ठीक है, इस म्यूटेशन की वजह से क्या हो रहा है, एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर वेरिएशन क्रिएट हो रहा है. ठीक है, क्या हो रहा है, वेरिएशंस क्रिएट हो रहे हैं. फाइन, ना ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ म्यूटेशन, कि म्यूटेशन किस तरह का हो रहा है, उसकी वजह से जो वेरिएशंस क्रिएट हो रहे हैं, दिस वेरिएशन इज अगेन ऑफ 4 टाइप. वन इज कॉल्ड द प्रोग्रेसिव. ठीक है, वन इज कॉल्ड द प्रोग्रेसिव वेरिएशन, अनदर इज कॉल्ड द रेट्रोग्रेसिव वेरिएशन, नेक्स्ट इज कॉल्ड द डिग्रेसिव वेरिएशन, एंड लास्ट वन इज कॉल्ड द इनकॉन्स्टेंट. ठीक है, क्या मतलब है इन चारों का, प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेस करना. ठीक है, यानी कि ऐसी म्यूटेशन जो यूजफुल होते हैं वो क्या हो गए, उसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स आगे और भी ग्रो करेगा और न्यू और भी कैरेक्टर डेवलप करेगा. ठीक है, यहाँ पे न्यू कैरेक्टर्स जो हैं वो क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, कैरेक्टर या ट्रेट.
ठीक है, डेवलप होते हैं। रेट्रोग्रेसिव, रेट्रो यानी कि रिड्यूस, रेट्रो यानी व्हाट, रिड्यूस। तो यहाँ पे जो कैरेक्टर्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, बिकॉज वो क्या है, यूजफुल नहीं है वो म्यूटेशन, सो उसकी वजह से वो कैरेक्टर्स रिड्यूस हो जाते हैं। डिग्रेसिव ये कैसे हैं, हार्मफुल म्यूटेशन की वजह से है, जिसकी वजह से क्या होगी, जो ऑर्गेनिजम्स है वो बहुत ही वीक हो जाते हैं, दे आर वीक एंड दे कैन डाई आउट। तो यहाँ पे दे लीड्स टू डेथ ऑल्सो, ठीक है। एंड इनकॉन्स्टेंट, ऐसे वेरिएशंस जो क्या है, जिसमें बहुत रेयर ही वेरिएशन होता है, जो ऑफस्प्रिंग होती है वो एग्जैक्ट सिमिलर होती है अपनी पेरेंट की, समझ में आ रहा है, जो ऑफस्प्रिंग है वो अपने पेरेंट की एग्जैक्ट सिमिलर होती है और बहुत हार्डली ही वो वेरिएशन शो करते हैं, ठीक है। सो दीज आर द फोर टाइप ऑफ वेरिएशन, ओके। ये जो वेरिएशंस होते हैं, ये वेरिएशन जो उसके ऑर्गेनिजम्स है उसके नॉर्मल कैरेक्टर्स के साथ कोई रिलेशन नहीं शो करते हैं। आर यू गेटिंग, जो वेरिएशंस क्रिएट हो रहे हैं म्यूटेशन की वजह से, वो एक ऑर्गेनिज्म का जो नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके साथ कोई रिलेशन नहीं शो करते हैं, ठीक है। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल के थ्रू ह्यूगर ने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया। द बेस्ट एग्जाम्पल इज व्हाट, प्राइम रोज, ठीक है। दिस प्राइम रोज जो होता है, ये इसके पास हाई टेंडेंसी होती है टू शो दी लार्ज अमाउंट ऑफ म्यूटेशन, इसमें बहुत ज़्यादा म्यूटेशन क्रिएट होते हैं। दे आर 14 क्रोमोसोम नंबर्स, फाइन। इसने क्या किया, इस प्राइम रोज को सेल्फ पॉलिनेट कराया, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन किया क्यों जाता है, ताकि उसके अंदर का जेनेटिक मेकअप है उसको हम और क्लियरली देख सके, क्योंकि वो खुद से ही अगर पॉलिनेट करेगा तो वो अपने रेसेसिव और डोमिनेंट सारे ट्रेट्स को इंडिविजुअली शो करेगा, ठीक है। जैसे मेंडल ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था पी प्लांट का, तो उसमें सब में उसने सेल्फ पॉलिनेशन किया था। सेल्फ पॉलिनेशन करने के बाद उसमें 2 वेराइटीज डेवलप हुई, वन वर दी नॉर्मल प्लांट्स एंड अनदर वर दी वेरिएंट प्लांट, ठीक है। कुछ जो वेरिएशन था जो एक्सप्रेस नहीं हो रहा था ना, ड्यू टू सेल्फ पॉलिनेशन कुछ वेरिएंट प्लांट सेपरेट हो गए और कुछ नॉर्मल प्लांट सेपरेट हो गए। इस नॉर्मल प्लांट का भी अगेन सेल्फ पॉलिनेशन कराया, ठीक है, फाइन। और इस वेरिएंट प्लांट का भी सेल्फ पॉलिनेशन कराया, दोनों को अलग अलग इंडिविजुअली सेल्फ पॉलिनेट कराया। जब इसको सेल्फ पॉलिनेट कराया तो अगेन इसमें नॉर्मल प्लांट मिले और कुछ वेरिएंट प्लांट मिले, ठीक है। बट ये जो वेरिएंट प्लांट थे, ये दीज वर वेरी लेस, दे आर मेजॉरिटी, ये बहुत सारे थे, मेजॉरिटी, समझ में आ रहा है। जबकि वेरिएंट में भी क्या थी, 2 कैटेगरी थी, एक तो वेरिएंट ही प्लांट थे और एक थे मोर वेरिएंट प्लांट। कैसे थे, मोर वेरिएंट प्लांट, जो और भी ज़्यादा वेरिएशन शो कर रहे थे। तो इन सब से क्या समझ में आ रहा है कि प्राइमरोज में बार बार म्यूटेशन क्रिएट हो रहा था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अमाउंट में वेरिएशन क्रिएट हो रहा था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अलग अलग कैटेगरी बन रही थी वेरिएंट प्लांट की। इन सब वेरिएंट प्लांट की कैटेगरीज को उसने क्या बोला, एलिमेंट्री स्पीशीज, एलिमेंट्री स्पीशीज, ठीक है। एंड दिस एलिमेंट्री स्पीशीज बार बार ये एलिमेंट्री स्पीशीज बन रही थी। सो दैट इज वाई उसने बोला, दैट इज वाई म्यूटेशन इज द कॉज और रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन, कि म्यूटेशन की वजह से ही इवोल्यूशन होता है। इवोल्यूशन कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं होता है, एज वेल एज स्लो प्रोसेस भी नहीं है, ये जर्की मूवमेंट है, जर्की प्रोसेस है, सडन प्रोसेस है, ठीक है। तो ये तो हमने एक ओवरव्यू देखा कि ह्यूगो डे व्रिज ने क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और क्या एक ओवरऑल बता रहा है। चलिए अब इसके की फीचर्स के बारे में बात करते हैं। सो इनिशियली हमने एक इंट्रोडक्टरी पार्ट लिया पूरा म्यूटेशन थ्योरी का, बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो यही पूरा उसका सार है, ठीक है। ये कंप्लीटली पूरा म्यूटेशन थ्योरी है। चलिए की फीचर्स को देखते हैं। पहला की फीचर है इस म्यूटेशन थ्योरी का, और यू कैन से दीज ऑल आर द पोस्टुलेट्स। पहला है दैट म्यूटेशन इज द रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन, क्योंकि म्यूटेशन की वजह से ही इवोल्यूशन होता है अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डे व्रिज।
म्यूटेशन जो होता है इट इज सडन, ठीक है, सडनली म्यूटेशन होता है और उसकी वजह से एक सडन वेरिएशन क्रिएट होता है और उसकी वजह से एक न्यू स्पीशीज जनरेट होती है। ये म्यूटेशन जो होता है इट इज रिकरिंग, बार बार हो सकता है और एक ही टाइम पे मोर देन वन इंडिविजुअल में भी हो सकता है, एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा इंडिविजुअल में भी म्यूटेशन क्रिएट हो सकता है। एक्सप्रेशन, क्योंकि म्यूटेशन जो होता है ये अपनी फुल कॉन्स्टेंसी के साथ होता है, मतलब फुल फॉर्म में होता है, सो ये इमीडिएट इफेक्ट दिखाता है, हैंड टू हैंड ये एक्सप्रेस भी होता है। देयर इज अ डिग्री ऑफ वेरिएशन। अब वेरिएशन जैसे कि मैंने आपको बताया प्रोग्रेसिव होता है, रेट्रोग्रेसिव, तो डिपेंड कि म्यूटेशन कौन सा होता है उसके हिसाब से ही क्या होता है, वेरिएशन भी अलग अलग डिग्री में एक्सप्रेस होता है। देन दीज ऑल वेरिएशन बिकॉज ऑफ दिस म्यूटेशन दे ऑल आर इनहेरिटेबल, मतलब जेनेटिक लेवल में हो रहा है तो इसलिए क्या है, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होते हैं, इनहेरिटेड होते हैं। नाउ टाइप ऑफ म्यूटेशन एज आई टोल्ड यू, और यू कैन से द वेरिएशन इज ऑफ प्रोग्रेसिव, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था प्रोग्रेसिव, रेट्रोग्रेसिव, डिग्रेसिव एंड इनकॉन्स्टेंट, तो वो ही चारों क्या आएंगे इसमें कैटेगराइज होंगे। नाउ नेचुरल सिलेक्शन, एज आई टोल्ड यू कि म्यूटेशन क्या होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं, यूजफुल भी होते हैं। नाउ नेचर डिसाइड करती है कि किसको आगे कैरी ऑन कराना है और किसको नहीं कराना, तो ऑब्वियसली जो यूजफुल होंगे उसको नेचर सेलेक्ट करेगी और जो हार्मफुल होंगे उसको रिजेक्ट करेगी। न्यू स्पीशीज बनती है, जैसे ही नेचर सेलेक्ट करता है यूजफुल वेरिएशन को, वो आगे पास ऑन होता है, उसकी वजह से एक न्यू स्पीशीज जनरेट होती है जिसको एलिमेंट्री स्पीशीज बोलते हैं। एंड द डिसकंटिन्यूअस इवोल्यूशन, जो इवोल्यूशन प्रोसेस है अकॉर्डिंग टू म्यूटेशन थ्योरी, वो क्या है, जर्की और डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, एज वेल एज इट इज नॉट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड ये इनहेरिटेबल होता है, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होता है, ठीक है। सो ये सब तो क्या है इस म्यूटेशन थ्योरी के की फीचर्स हैं। अब इस म्यूटेशन थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए भी कुछ एविडेंसेस दिए जाते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल जिसके थ्रू इसको एक्सप्लेन किया जाता है और प्रूव किया जाता है। द फर्स्ट वन इज वेस्टिजियल एंड ओवर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन। एज यू नो देयर आर सो मेनी वेस्टिजियल ऑर्गन, और कुछ ऐसे ऑर्गन भी है जो ओवर स्पेशलाइज है। उसका रीजन मतलब वाई दीज आर लाइक, मतलब ऐसा क्यों है, दिस ऑल बिकॉज ऑफ दिस म्यूटेशन थ्योरी, कि उसके पीछे म्यूटेशन रिस्पॉन्सिबल है। देन जीनोमिक म्यूटेशन, जैसे कि प्रिमरोज का बताया कि प्रिमरोज में बहुत ज़्यादा म्यूटेशन होते हैं। ओरिजिनली उसका नंबर कितना होता है 14 क्रोमोसोम का नंबर, बट ये क्या वेरिएशन करके 16, 20, 22 ऐसे बहुत अलग अलग कैटेगराइज हो जाते हैं, न्यू एलिमेंट्री स्पीशीज बनाते हैं। तो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ दी म्यूटेशन। मतलब कि अगर प्रिमरोज को हम देखें तो हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि इतनी न्यू अलग अलग एलिमेंट्री स्पीशीज क्यों है, सो उसका आंसर हम म्यूटेशन के थ्रू उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन न्यू स्पीशीज, कि किसी में भी स्पीशीज में अगर म्यूटेशन क्रिएट होता है तो उसकी वजह से एक न्यू स्पीशीज भी जनरेट होती है जो आगे मतलब इवोल्यूशन को पार्टिसिपेट करती है। एंड द नेक्स्ट वन इज नेचुरल एंड इंड्यूस म्यूटेशन, कि म्यूटेशन नेचुरल तो होता ही है, इंड्यूस भी कराया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एंकॉन शीप में क्या था, सडन म्यूटेशन होने की वजह से क्या हुआ, वो अपने ही कम्युनिटी में, अपने ही हर्ड में उसका जो लेग्स का साइज था वो बहुत ही शॉर्ट था, तो अब क्या हुआ, वो एक न्यू स्पीशीज जनरेट हो गई। सो दैट लीड्स टू इवोल्यूशन, उसकी वजह से इवोल्यूशन हुआ। तो इसकी वजह से इन सबके बेसिस पे तो हम कह सकते हैं दैट इवोल्यूशन इज द सडन, जर्की एंड डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। ओके, ऑब्वियसली कोई भी अगर थ्योरी दी जाएगी तो उसका क्रिटिसिज्म भी होगा, उसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होंगे जो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। तो क्या क्या क्रिटिसिज्म था, द फर्स्ट वन इज द इवनिंग प्राइमरोज। एज उसका पूरा एक्सपेरिमेंट उसने इवनिंग प्राइमरोज के थ्रू ही समझाया, जिसमें उसने बोला कि बार बार म्यूटेशन क्रिएट होता है और न्यू स्पीशीज बनती है। बट यहाँ पे क्या बोला गया कि ये जो प्लांट है ना, दिस इज टोटली एबनॉर्मल प्लांट, उसको हम किसी भी थियोरी को एक्सप्लेन करने के लिए वी कैन नॉट टेक दिस एग्जाम्पल, इट इज टोटली एबनॉर्मल प्लांट है, ठीक है। सेकेंड इज व्हाट रेट ऑफ म्यूटेशन। अगर हम म्यूटेशन देखेंगे, सो रेट ऑफ म्यूटेशन इज वेरी स्लो या वेरी लो एज कंपेयर टू द रेट ऑफ इवोल्यूशन।
और यू कैन से द टाइप ऑफ इवोल्यूशन और स्पीड ऑफ इवोल्यूशन, मतलब इवोल्यूशन जिस स्पीड से होता है उस स्पीड से म्यूटेशन नहीं होता है, ठीक है। तो ये मैच ही नहीं कर रहा है, म्यूटेशन इज़ वेरी स्लो एज कंपेयर टू दी इवोल्यूशन, ओके। या फिर इवोल्यूशन के लिए जितना टाइम पीरियड चाहिए होता है या जितना वो लॉन्ग टाइम के बाद जनरेट हो रहा है, म्यूटेशन उतना फास्ट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट इज व्हाट नेचर ऑफ म्यूटेशन। अगर हम म्यूटेशन को स्टडी करें तो वो कैसे होते हैं, दे ऑल आर रेसेसिव इन नेचर। कैसे हैं, दे आर रेसेसिव एंड मोस्टली हार्मफुल। म्यूटेशन ज़रूरी नहीं है सारे यूजफुल हो, मोस्टली हार्मफुल होते हैं और रेसेसिव नेचर के ही होते हैं। जब उसका सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाता है तो वो एक्सप्रेस होते हैं। जबकि एवोल्यूशन जो है, द एवोल्यूशन जो है इट इज़ द डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब उसका नेचर कैसा है, डोमिनेंट है और यूजफुल है। एवोल्यूशन का मतलब ही ये है कि कुछ ऐसे यूजफुल कैरेक्टर्स जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए यूजफुल थे उसको हमने कंटिन्यू किया, नेचर ने उसको कंटिन्यू करवाया और उसकी वजह से एक न्यू स्पीशीज जनरेट हो गया, राइट। तो ये क्या है, डोमिनेंट है कैरेक्टर और यूजफुल है। जबकि म्यूटेशन को का नेचर कैसा है, रिसेसिव है एंड इट इज हार्मफुल, सॉरी इट इज हार्मफुल। तो दोनों ही ऑपोजिट है, तो इस तरह से हम म्यूटेशन को रिवोल्यूशन से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट इज अडेप्टेशन। अडेप्टेशन में क्या मतलब कि कुछ भी चेंज हुआ म्यूटेशन की वजह से तो ऑर्गेनिज्म उस एनवायरनमेंट में हमें अपने को अडेप्ट करने की कोशिश करता है। बट यहाँ पे दो तरह का अडेप्टेशन, वन इज कॉल्ड द सिम्बायोसिस एंड द अनदर वन इज कॉल्ड द मिमिक्री। ये दोनों ही अडेप्टेशन जो है इट वाज नॉट और Hugo de Vries couldn't explain this type of adaptation with respect to mutation, ठीक है। ये दोनों अडेप्टेशन एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ऐसा क्यों हो रहा है म्यूटेशन की वजह से, मतलब कि वो न्यू स्पीशीज जनरेट नहीं कर रहा है, जबकि वो क्या कर रहा है, अपना काम किसी और के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके अपना काम चला रहा है, ठीक है। सो दीज ऑल आर द features as well as evidences and criticism about the mutation theory. I hope this is clear to all of you. If still if there's any doubt, please put your query in the comment box, okay. And thank you so much for watching this video.